नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में 40 खबरें देश और दुनिया से जुड़ी हुई, कोरोना के जुड़े हुए अपडेट और साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। राजस्थान में शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और राजस्थान अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही राज्य के 2 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटा दिया है। आज भी राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्र बताते हैं कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक सहमति बनने के बाद ही सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सूत्रों का यह भी दावा है कि सचिन पायलट बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में भी हैं। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश की है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी पिछले 6 महीनों से षड्यंत्र कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी के साजिश की पूरी जानकारी थी। गहलोत ने यह भी कहा कि उनके साथी गुमराह होकर बीजेपी के साथ गए हैं। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बताया जा रहा है कि देश के सामने अपनी बात रखने के सचिन पायलट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग के छापे के दूसरे दिन भी जारी रहे। कल से जारी छापेमारी में अभी तक लाखों रुपए कैश और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनमें विदेशों से भी पैसे के लेन देन का मामला शामिल है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि यह छापेमारी परेशान करने के लिए की जा रही है और राजनीतिक छापेमारी है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की आज चौथी बार बातचीत हुई है। यह बातचीत भारत की तरफ चुशूल में हुई। जिन जगहों से दोनों देशों ने सैनिकों के पीछे हटने पर पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उस पर आज की बैठक में समीक्षा की गई। साथ ही पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दे पर भी बैठक में बातचीत हुई। इस इलाके से चीन के सैनिकों के पीछे हटने की पहली खबर आई थी। इससे पहले 30 जून को तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने सभी मंत्रालयों से इनपुट और सुझाव मांगा है। मंत्रालयों से कहा गया है कि पीएम ने पिछले 6 साल में लाल किले से उनके मंत्रालयों को जो संबंधित घोषणाएं की हैं, उनकी सूची और साथ ही उस पर मंत्रालयों ने कितना काम किया उसका स्टेटस भेजें। सूत्रों के मुताबिक 500 शब्दों में मंत्रालयों के ऐसे बड़े कामों और फैसलों की सूची मांगी गई है जिसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ा हो। भारत में कोरोना से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 9,06,752 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 28,498 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 553 लोगों की मौत हो चुकी है। और इधर बिहार में कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार बीजेपी के 75 नेताओं में कोरोना का संक्रमण मिला है। कल ही पार्टी के 100 लोगों का सैंपल लिया गया था।
जिसकी रिपोर्ट आज आई है। इसके बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही चालू रहेंगी। सिर्फ सुबह और शाम के वक्त फल और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। परिवहन सर्विस सहित मॉल, दुकानें और धार्मिक स्थल सब कुछ बंद रहेंगे। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 80% हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1246 नए केस मिले हैं। इसी दौरान कोरोना पीड़ित 1344 लोग स्वस्थ हो गए हैं। दिल्ली में अभी कोरोना के 19,017 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 6,497 नए मामले मिले हैं। मुंबई में कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। 24 घंटे में यहां पर 1170 से ज्यादा नए मामले मिले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने एक विवादित बयान के कारण निशाने पर हैं। सोमवार को केपी शर्मा ओली ने कहा था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग उनके बयान को न सिर्फ मजाक बना रहे हैं बल्कि लिख रहे हैं कि उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। नेपाल के प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और नेपाल के बीच पहले से तनाव चल रहा है। और अब बात बाजार और कारोबार की, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गए। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही करीब 2% गिरकर बंद हुए। वहीं बैंकिंग शेयरों में लगातार दूसरे दिन भी भारी बिकवाली के कारण बैंक निफ्टी 3% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। आज के कारोबार में एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड और एसबीआई के शेयरों की भारी पिटाई हुई है। वहीं दूसरी ओर टाइटन, भारती एयरटेल और बजाज ऑटो चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और अमेरिकी डॉलर में मजबूती के चलते रुपया आज 23 पैसे टूटकर 75 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 75.33 पर खुला था। 4 घंटे के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपए ने 75.28 का उच्चतम और 75.49 का न्यूनतम स्तर को छुआ। हालांकि कच्चे तेल की स्थिर कीमतों के चलते रुपये को सपोर्ट मिला है, लेकिन अमेरिका चीन के बीच बढ़ते तनाव से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। साथ ही घरेलू शेयर बाजारों में चले बिकवाली के दौर ने भी निवेशकों के रुख पर असर डाला है। लॉकडाउन से ऑटो सेक्टर की हालत खस्ता बनी हुई है। जून महीने में घरेलू कार और एसयूवी बिक्री 50% गिर गई। जून में देश में पैसेंजर कार की बिक्री 58% गिरकर सिर्फ 55,000 यूनिट ही रही। इस दौरान टू व्हीलर्स की बिक्री 39% गिरी है। टू व्हीलर्स की बिक्री को देश की रूरल इकोनॉमी का इंडिकेटर माना जाता है। ऑटो इंडस्ट्री संगठन सियाम ने यह डेटा जारी किया है। मार्च में देश में लॉकडाउन लगाने के बाद सियाम ने पहली बार डेटा जारी किया है। सियाम ने कहा है कि ऑटो इंडस्ट्री को तत्काल राहत की जरूरत है। जून में बढ़ी महंगाई ने आरबीआई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जून में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, जो आरबीआई की ओर से तय रेंज से ज्यादा है। इससे आरबीआई दोहरे संकट में फंस गया है। आरबीआई की दुविधा ये हो गई है कि वो ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कम करे या इसे घटाकर आर्थिक ग्रोथ में तेजी लाए। आपको बता दें कि आरबीआई ने 2% की प्लस माइनस के साथ रिटेल महंगाई दर 4% तय की है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई के सामने मुश्किल ये है कि वो महंगाई पर ध्यान दे या आर्थिक ग्रोथ पर। चेक बाउंस मामले में नियमों में बदलाव पर चर्चा के बीच व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 8 जून को कई कानूनों में छोटी गलतियां होने पर आपराधिक केस चलाने का प्रावधान खत्म करने की पेशकश की थी। इसमें यह भी था कि अगर चेक बाउंस होता है तो किसी को जेल न भेजा जाए और इसे सिर्फ सामान्य सिविल केस का तौर पर देखा जाए। इस पर 23 जून तक लोगों से राय मांगी गई थी। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक 99% ओपिनियन इस मौजूदा कानून को बनाए रखने के पक्ष में आए हैं। व्यापारियों की भी राय यही है कि ऐसे तो भरोसा ही खत्म हो जाएगा।
रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता के लिए लाए गए रेरा पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। देश भर में रेरा को लागू हुए 3 साल हो गए हैं और इस बीच रेरा ने 48,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा भी किया है। इसमें 57% मामले पिछले 1 साल में हल किए गए हैं। बीते 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश रेरा शिकायतों के निपटारे में सबसे आगे रहा। सिर्फ 1 साल में देश भर में रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन 24% बढ़े हैं। बीते 1 साल में 20% से ज्यादा एजेंट्स ने खुद को रेरा में पंजीकृत करवा लिया है। भारती एयरटेल ने ब्लू जीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च करने के लिए अमेरिकी कंपनी वेरिजोन से करार किया है। यह ऐप जियो मीट और जूम को टक्कर देगा। इस मौके पर एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने कहा कि कोरोना के चलते काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है और यह मौका है कुछ नया करने का। उन्होंने कहा कि एयरटेल ब्लू जीन्स एक सुरक्षित ऐप है जिसमें HD क्वालिटी की वीडियोस और डॉल्बी ऑडियो मिलेगा। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम ट्रिब्यूनल TDSAT से भी राहत नहीं मिली है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कंपनी को उसके रेड एक्स प्रीमियम प्लान को रोकने का आदेश दिया था। कंपनी ने इसे TDSAT में चुनौती दी थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। TDSAT ने ट्राई को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। ट्राई ने अपने 11 जुलाई के आदेश में एयरटेल और वोडा आइडिया से उन खास प्लान्स को रोकने के लिए कहा था जिसके तहत कुछ खास कस्टमर्स को तेज डेटा स्पीड मिल रही थी। सन फार्मा के बाद अब ल्यूपिन पर भी कोरोना का असर पड़ा है। ल्यूपिन के अंकलेश्वर प्लांट में 12 कर्मचारियों को कोरोना होने की खबर है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में है। जिले के अधिकारियों के मुताबिक पहले 11 जुलाई को प्लांट में 11 केस मिले थे, जबकि 6 केस का आज पता चला। इस बीच प्लांट के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही प्लांट में काम करने वाले बाकी कर्मचारियों की भी जांच कराई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। नया प्लाज्मा बैंक लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बनाया गया है। LNJP अस्पताल को 200 प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मिली है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रिकवरी रेट सुधरा है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना के डेटा को लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसे लेकर बड़े बड़े लोग भी गलत साबित हो चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में भले ही बेड खाली रह जाएं, लेकिन वो अपनी तैयारियां करते रहेंगे। पुलिस ने कानपुर मुठभेड़ में शामिल एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम शशिकांत है और इस पर 50,000 रुपए का इनाम था। साथ ही पुलिस ने विकास दुबे के घर से पुलिस टीम से लूटी हुई AK-47 राइफल भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने शशिकांत के घर से एक इंसास राइफल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी। भारी बारिश और बाढ़ से असम में हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और इसका असर राज्य के 22 लाख लोगों पर पड़ा है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार प्रभावितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सोनोवाल लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को राहत के आदेश दे रहे हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार के कई हिस्से बेहाल हैं। नेपाल की ओर से पानी छोड़ने के चलते कोसी, गंडक, बागमती में बाढ़ आ गई है। बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य के भागलपुर, मोतिहारी, बगहा, फारबिसगंज, सुपौल और दरभंगा में हर तरफ पानी ही पानी देखा जा सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पूर्णिया में भी परमान और महानंदा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिले की पंचायतों में सैलाब का पानी घुस गया है।
हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर के निचले इलाकों में जगह जगह बारिश का पानी भर गया है। कल हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के अंदर बारिश का पानी घुस गया। इसके चलते अस्पताल में मौजूद मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम भी हुआ और लोगों को खासी दिक्कतें भी हुई। नेटफ्लिक्स अब भारत में अपने बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करने जा रहा है। खबरें हैं कि 16 जुलाई को नेटफ्लिक्स इंडिया अपने 15 प्रोजेक्ट्स की आधिकारिक तौर पर घोषणा करेगा। इनमें से कुछ नई फिल्में और बड़ी सीरीज शामिल हैं। थिएटर में फिल्में रिलीज न होने से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म यारा का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पांस मिला है। यह फिल्म 30 जुलाई को ZEE5 पर प्रीमियर होगी। 1975 के दौर में 4 दोस्तों की कहानी को अपराध की दुनिया से जोड़कर बनाई गई ये कहानी लोगों को खींच रही है। फिल्म में विद्युत जामवाल, अमित साध और श्रुति हासन की खास भूमिका है। रेखा के बंगले के गार्ड के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उस इलाके में 4 अन्य बंगलों के वॉचमैन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन सभी को BMC के कोविड सेंटर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग रोज एक दूसरे से मिलते थे, जिसकी वजह से संक्रमित हो गए। इस बीच रेखा ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार करते हुए खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। एक्ट्रेस सारा अली खान के घर पर भी कोरोना पहुंच गया है। एक्ट्रेस के मुताबिक उनका ड्राइवर कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने सोमवार रात शेयर की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार और घर के बाकी स्टाफ ने भी अपनी जांच करा ली है और उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हेमंत अमीन BCCI के अंतरिम CEO होंगे। अमीन इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। 6 दिन पहले ही CEO का पद राहुल जौहरी के इस्तीफे के कारण खाली हुआ था। अमीन 2017 से ही IPL के ऑपरेशंस का काम देख रहे हैं। BCCI का मानना है कि अमीन इस पद के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं और BCCI में उनका योगदान पूर्व CEO जौहरी से कहीं ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC अपनी अगली बोर्ड मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 पर चर्चा कर सकता है। हालांकि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था को अभी अगली बोर्ड मीटिंग की तारीख तय करनी है। कहा जा रहा है कि बैठक अगले सप्ताह हो सकती है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि इस साल T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाना है, लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की जीत के सूत्रधार रहे जर्मन ब्लैकवुड को शतक से चूकने से ज्यादा इस बात की निराशा है कि वो उस समय क्रीज पर नहीं थे जब टीम ने जीत दर्ज की। ब्लैकवुड ने दूसरी पारी में 95 रन बनाए, जिससे वेस्टइंडीज ने रविवार को पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। वो उस समय आउट हुए जब टीम 200 रन के लक्ष्य से 11 रन दूर थी। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने खराब फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का समर्थन किया है। क्रिस का मानना है कि बटलर ने पहले टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी की थी और सीरीज के बचे हुए मैचों में उन्हें अच्छे प्रदर्शन का पूरा मौका मिलेगा। बता दें कि बटलर पिछली 12 पारियों में अर्धशतक लगाने में नाकाम रहे। यही नहीं, उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जर्मन ब्लैकवुड का कैच भी छोड़ दिया था, जो मैच के लिए निर्णायक था। टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार किए गए जापान के नेशनल स्टेडियम में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होगा। जापान एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है। इस स्टेडियम में 23 अगस्त को द गोल्डन ग्रां प्री रेस होगी। पहले ये रेस ओलंपिक के टेस्ट इवेंट के तौर पर 10 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक इसी महीने 24 जुलाई से शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक को 1 साल के लिए टाल दिया गया। अब ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक खेले जाएंगे।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।